वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 188 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए हैं और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रश्नों पर। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। बाकी इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 181 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है? बताइए कौन सा पार्ट है इनमें और कौन सा अध्याय है जो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में। भाग 11 अध्याय 2, भाग 11 अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 1, भाग 12 अध्याय 2। देखिए भाग 11 और अध्याय 1 जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। तो भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 अनुच्छेद 245 से लेकर 255 संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में है। और इसी भाग का अध्याय 2 अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के बीच में प्रशासनिक संबंधों के बारे में। ये पूछ लेता है पीसीएस की परीक्षा में, ठीक है। ये आर्टिकल के साथ भी पूछता है कि कहाँ से कहाँ तक जो है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध है, तो अनुच्छेद 245 से 255। और प्रशासनिक संबंध पूछ ले तो अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में। ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं यूपीपीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? पार्ट 9, 10, 11, 12। कौन सा भाग है वो, कौन सा पार्ट है वो? है पार्ट 9, ठीक है। 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 24 अप्रैल 1993 को अंतः स्थापित संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट का प्रावधान है, उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 240, 41, 42, 239। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यूटी के लिए हाई कोर्ट बनेगा, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 241 में लिखा है, सीधे सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? कौन सी है वो अनुसूची? ठीक है, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12 के बारे में क्या है पता होना चाहिए। बताइए, तीसरी, 5वीं, 7वीं या 9वीं? देखिए भारतीय संविधान की जो 5वीं अनुसूची है उसमें विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए जो है विशेष उपबंध है। तो भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से अलग भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। तो इनका कहाँ है वर्णन? फिर इनका भी तो वर्णन होगा ना किसी में। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जो उपबंध है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में है, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है, ठीक है। लेकिन कुछ राज्यों को छोड़कर, जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनका जो है वो विशेष रूप से 6ठी अनुसूची में है। और अलग से प्रश्न भी पूछा जाता है कि 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कितने राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, या इनमें से किस राज्य का है या नहीं है, इस तरह से। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए, सरकारों के द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लेखित है? तो 7वीं अनुसूची है, ठीक है। 3 सूचियां हैं उसमें, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची पर संघ यानी केंद्र बनाएगा, राज्य सूची पर राज्य बनाएगा, और ये जो तीसरी वाली है इसमें संघ भी बनाएगा और राज्य भी बनाएगा। देखिए केंद्र एवं राज्यों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मद संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए, भूमि सुधार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है?
क्या संघ सूची का विषय, संप्रति सूची का विषय, राज्य सूची का विषय इनमें से कोई नहीं? यानी सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इनमें से कोई नहीं। भूमि सुधार तो राज्य सूची का विषय है, सी है इसका आंसर। देखिए भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है और राज्य जो है भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची में शामिल नहीं है? इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछ रहे जाते हैं कि कौन सा विषय संघ सूची में, कौन सा संप्रति सूची में। तो रक्षा संघ सूची में शामिल है, वैदेशिक मामले भी संघ सूची में शामिल हैं, रेलवे भी संघ सूची में शामिल है, कृषि नहीं है, कृषि राज्य सूची का विषय है। तो रक्षा हो गया, वैदेशिक मामले, रेलवे, या भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, यानी सेंट्रल लिस्ट में आते हैं, और जबकि कृषि यानी एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? संघ सूची में शामिल है बैंकिंग, संघ सूची में शामिल है बीमा, संघ सूची में शामिल है जनगणना, गैस नहीं है संघ सूची में। देखिए बीमा हो गया, बैंकिंग हो गई, बीमा हो गई, जनगणना हो गई, ये संघ सूची के विषय हैं, जबकि गैस की बात करें तो राज्य सूची का विषय है, जैसे कि कृषि राज्य सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। देखिए निम्नलिखित कुछ राज्य हैं, अब इनको इनके निर्माण के अनुसार अवरोही क्रम में जो है रखना है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, यानी जो सबसे बाद में आया वो सबसे पहले आएगा। तो हरियाणा पंजाब 1966 में इनका निर्माण हुआ था, तो हरियाणा पहले आ जाना चाहिए, जहाँ जहाँ हरियाणा नहीं है उसको हटा दीजिए। उसके बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद राजस्थान है, तो डी वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाना चाहिए। देखिए हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को, जबकि महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। ठीक है, राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। तो जो सबसे बाद वाला है वो पहले आएगा, 66, 60 और 56। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर होता यानी अवरोही क्रम होता तो सबसे पहले राजस्थान आता, उसके बाद महाराष्ट्र आता और सबसे अंत में आता हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो असत्य है? देखिए हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था, ठीक है, यानी केंद्र शासित प्रदेश था वो, और मुंबई राज्य गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया, और गोवा को दमन एवं दीव से अलग किया गया। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया। देखिए मैसूर राज्य का नया नाम जो है तमिलनाडु नहीं बल्कि कर्नाटक रखा गया था, पहले ही वाला गलत है। तो मैसूर राज्य अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक किया गया, तो पहला वाला असत्य, बाकी सारे के सारे करेक्ट हैं। गोवा दमन और द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 के द्वारा गोवा को अलग किया गया। बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बम्बई राज्य को गुजरात एवं महाराष्ट्र में विभाजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड भी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और इसका उत्तर है 1956, 1956। देखिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया, और भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ है 11 दिसंबर को, और सन है 2019, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। देखिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया तथा उसी तिथि को लोकसभा में पारित किया गया। 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, और राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की, और यह विधेयक अधिनियम बन गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा जो अनुच्छेद है वो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? कौन सा? आर्टिकल 14, 16, 17 या फिर 15? कौन सा आर्टिकल है वो जो विधान सत्ता पर पूरी तरह से नियंत्रण लगाता है? आर्टिकल 14 है, ठीक है, अनुच्छेद 14। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 विधान सत्ता पर नियंत्रण लगाता है। यह उपबंध कहता है कि या करता है कि किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। अनुच्छेद 14।
तो एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से कौन से अधिकार केवल भारतीयों के लिए हैं और केवल विदेशियों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 30, 40, 50, 100? 50। देखिए, लोकसभा की प्रक्रिया एवं संचालन संबंधी नियम 198 के तहत मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जो है आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 85वें संशोधन के द्वारा हुआ, 44वें संशोधन के द्वारा हुआ? देखिए, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। उप प्रधानमंत्री पद का उल्लेख संविधान में है ही नहीं। राजनीतिक बाधाओं के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया गया है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान में कहाँ किए गए हैं? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में? देखिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संबंधी जो प्रावधान है वो प्रस्तावना में किए गए हैं। प्रस्तावना के साथ साथ नीति निदेशक सिद्धांतों में किए गए हैं। तो सबसे अच्छा जो उत्तर होगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। यानी उद्देशिका कह लो इसको, इंग्लिश में प्रियम्बल बोलते हैं इसको। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। ठीक है, मूल अधिकारों में नहीं है तो सी हटा दीजिए। देखिए, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय संबंधी जो प्रावधान है भारतीय संविधान की प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में किए गए हैं। मूल संविधानों में इसका उल्लेख नहीं है, मूल अधिकार में इसका उल्लेख नहीं है। अच्छा, मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार राज्यों के विरुद्ध गारंटी प्रदान करते हैं, राज्य के कार्यों के विरुद्ध गारंटी प्रदान करते हैं, और मूल अधिकारों के उल्लंघन पर जो व्यक्ति है वो राज्य के विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है, यानी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अच्छा, भारत में मूल अधिकार अमेरिका में वेल ऑफ राइट्स के समान है, और आपातकालीन स्थिति में दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 20 और 21, ये निलंबित नहीं होते। इनको छोड़कर अतिरिक्त मूल अधिकार जो 12 से 35 के बीच में वो निलंबित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मूल अधिकारों को संविधान में शामिल ना करने का समर्थन किया गया था। अनुच्छेद 1 में राज्य की विस्तृत परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 1 में थोड़ी दी गई है राज्य की विस्तृत परिभाषा, गलत है स्टेटमेंट। 12 में दी गई है ना, अनुच्छेद 12 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मूल अधिकारों को संविधान में शामिल करने का समर्थन किया गया था, ये ना जो लिखा है गलत है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हो गए, ये डी है इसका आंसर। ठीक है, देखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में मूल अधिकारों को यानी फंडामेंटल राइट्स को संविधान में शामिल करने का समर्थन किया गया था, तो पहला वाला गलत है वहाँ पर। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा संविधान में की गई है। अनुच्छेद 12 न कि अनुच्छेद 1 राज्य की विस्तृत परिभाषा करता है। ठीक है, तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। एक प्रश्न है, मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके, वो वाद योग्य नहीं है, न्याय योग्य नहीं है, संशोधन योग्य नहीं है, असीमित नहीं है, राज्य इन पर युक्तियुक्ता प्रतिबंध लगा सकता है। कौन सा वाला करेक्ट है इसमें? देखिए, वाद योग्य तो है, हनन होगा तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। जब वाद योग्य हो गए तो न्याय योग्य भी हो गए, यहाँ लिखा नहीं है। संशोधन तो किया ही जा सकता है ना, तो तीनों के तीनों गलत हो गए, ऊपर के चौथा वाले करेक्ट होगा। फिर स्टेट जो है इन पर युक्तियुक्ता प्रतिबंध लगा सकती है, असीमित नहीं है ये। देखिए, मूल अधिकार वाद योग्य हैं, ठीक है, यानी रिट जो निकाली जाती हैं, जबकि मूल अधिकार एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व, मूल कर्तव्य एवं राज्य के नीति निदेशक तत्व ये अबाध्य हैं, यानी ये वाद योग्य नहीं है दोनों। ठीक है, मूल अधिकार हैं अपने 11, उनका पालन करो या ना करो आप, कोई सुप्रीम कोर्ट में थोड़ी घसीट देगा आपको या हाई कोर्ट में। ठीक है, लेकिन स्टेट दंडित कर सकती है आपको इन दोनों के लिए। बाकी मूल अधिकार न्याय योग्य यानी न्यायोचित हैं, और इनके उल्लंघन पर व्यक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। और संसद जो है, संसद अपनी पार्लियामेंट संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, और परंतु जो संशोधन होगा वो साधारण विधि से नहीं होगा, विशेष विधि से होगा, विशेष बहुमत से होगा। बाकी मूल अधिकारों के उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, उच्चतम न्यायालय में,
परंतु यह उच्चतम न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, उसके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता। उसके मूल अधिकार क्षेत्र में क्या आता है? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के बीच विवाद हो जाए, या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो जाए। ठीक है। बाकी उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार को जो है अनन्य क्षेत्राधिकार भी कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, राज्य इन पर युक्ता प्रतिबंध लगा सकती है। तो जो डी वाला विकल्प है अपना करेक्ट है वो। और आपातकाल के समय मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। इस पर प्रश्न अलग से बनता है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए। दो स्टेटमेंट वाला सवाल फिर से आ गया है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित है और यह अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कौन सा करेक्ट है इसमें? देखिए, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को हैं, विदेशियों को नहीं है। ठीक है। अब आर्टिकल 14 की बात कर रहा है, तो भारतीय नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ठीक है। देखिए, पहली बात तो धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के अनुच्छेद 14 में नहीं है, यह है अनुच्छेद 15 में। ठीक है। और अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं है। तो यहाँ दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं, इसलिए डी है इसका आंसर। तो धर्म हो गया, मूल वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध संविधान के अनुच्छेद 15 में वर्णित है, ना कि 14 में। और अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों के पास है। ठीक है। इसलिए दूसरा वाला भी हमको इनकरेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के पास है। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, दो स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। फिर से निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। देखिए, भारत में नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद के पास भी है और राज्य विधानमंडल के पास भी है, ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। और भारत में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। और इनकरेक्ट ढूंढना है इस बार। देखिए, भारत में तो नहीं, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर उसने प्राकृतिक रूप से जो है नागरिकता ग्रहण की होगी तब भी वो राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का कोई व्यक्ति। बाकी भारत में नागरिकता यानी सिटीजनशिप संबंधी कानून बनाने की शक्ति केवल हमारी पार्लियामेंट के पास है, स्टेट के विधानमंडल के पास ये शक्ति नहीं है। तो गलत ढूंढना अपने को। तो पहला वाला भी इनकरेक्ट हो गया, दूसरा वाला भी इनकरेक्ट हो गया, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या देना चाहिए अपने को? इसका आंसर देना चाहिए सी, यानी ये दोनों के दोनों कथन गलत हैं। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप संबंधी प्रावधान किया गया है। इसमें नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति केवल पार्लियामेंट के पास है, अपनी संसद के पास है। और अमेरिका, दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो अमेरिका में केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु भारत में जन्मजात या प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्ति भी राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट वहाँ पर इनकरेक्ट हैं, इसलिए सी है उसका आंसर, क्योंकि गलत पूछा है वहाँ पर। तो 20 प्रश्न थे इंडियन पॉलिटी के, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे प्रश्न। इनकी प्रैक्टिस 1 से 2 बार कर लीजिएगा। बाकी इन सभी टेस्ट का PDF सीरीज़ भी प्राप्त कर सकते हो। एक PDF में 100 प्रश्न है। उसके लिए आपको पेड टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन करना होगा। ठीक है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हर दिन प्रैक्टिस करते रहेगा। सब्सक्राइब रखिएगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। एक लाइक कर सकते हो आप टेस्ट को अगर पसंद आता है तो। बाकी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके दोस्त लगे हैं उनको शेयर कर सकते हैं वीडियो को। धन्यवाद।